साल था 1922। एक 15 वर्षीय लड़का जापान के टोक्यो में एक छोटी सी ऑटो मरम्मत की दुकान पर अपने काम के पहले दिन आया। मालिक ने उसे कार्यशाला की सफाई करने और अपने बच्चे की देखभाल करने का काम सौंपा। लेकिन मालिक के मन में ख्याल आया कि क्या ये लड़का इस प्रकार के व्यवसाय के लिए बना था। हालांकि किसी अन्य ने उस समय लड़के की कोई परवाह नहीं की, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि ये बच्चा कुछ दशकों में तेजी से आगे बढ़ेगा। उसका नाम है सोइचिरो होंडा, जो अब दुनिया के कुछ सबसे बड़े कार ब्रांडों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था और सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी का मालिक भी बन गया था। चलिए सुनाते हैं आपको इस बच्चे की कहानी कि कैसे एक गरीब जापानी लड़का बच्चों की देखभाल करने से लेकर होंडा मोटर्स के साथ अरबों डॉलर का ब्रांड बनाने तक पहुंच गया। कहानी 1906 में एक छोटे से गरीबी से ग्रस्त गांव तेनरियो शिजुओका में शुरू होती है। माउंट फूजी में ही गेहे होंडा और उनकी पत्नी ने अपने पहले बेटे सोइचिरो होंडा का स्वागत किया। सोइचिरो के पिता एक स्थानीय लोहार थे जो साइकिल भी ठीक करते थे, जबकि उनकी माँ एक कुशल बुनकर थी जो कठिन आर्थिक परिस्थितियों में पली बड़ी थी। जैसा कि आपने सुना कि सोइचिरो एक गरीब परिवार से था और अब उसके 5 भाई बहन भी थे जो स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हुए बड़े हो रहे थे। जब सोइचिरो 8 साल का था, तभी एक दिन उसने अपने पड़ोस में एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनी जिसने उसका ध्यान खींचा। सोइचिरो ने उस आवाज को तब तक सुना जब तक कि उसे एक अजीब मशीनरी का बड़ा सा टुकड़ा नहीं मिल गया। 4 पहियों वाली ये मशीन एक फोर्ड मॉडल थी जिसे देख सोइचिरो मंत्रमुग्ध हो गया। ये पहली कार थी जिसे सोइचिरो ने देखा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये मशीन अपनी शक्ति से कैसे चल सकती है। यही वो समय था जब सोइचिरो को मशीनों से जुड़ने की जिज्ञासा हुई, कुछ नया सीखने की इच्छा हुई, जिसके बाद सोइचिरो ने कृषि मशीनरी की मरम्मत करने का काम सीखा। अब ये छोटा सा बच्चा साइकिल और सभी प्रकार के इंजनों और मोटर से आकर्षित होने लगा। लेकिन हाँ, इन सब के बीच सोइचिरो को स्कूल जाना पसंद नहीं था, इसलिए उसने उच्च शिक्षा प्राप्त करने की बजाय अपने बचपन का ज्यादातर समय अपने पिता के साइकिल मरम्मत व्यवसाय में मदद करने में बिताया। पढ़ाई में कम रुचि के कारण उनका जीवन प्रभावित हुआ। स्कूलों में ग्रेड इतने कम आने लगे कि उसने अपनी ग्रेड रिपोर्ट पर अपने परिवार की मोहर बनाने के लिए कुछ रबर का इस्तेमाल किया, जिससे उसके पिता को कागज पर हस्ताक्षर करने और उसके ग्रेड देखने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि झूठ ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता। जब पिता को ग्रेड के बारे में पता चला तो उन्होंने सोइचिरो को घुटने के बल बैठने की सजा दी। पूरे दिन बिना खाने के घुटनों के बल बैठा रहा। तभी सोइचिरो को टोक्यो स्थित आर्ट शोकाई नामक एक ऑटोमोबाइल सर्विसिंग कंपनी का एक पत्रिका विज्ञापन मिला। तभी सोइचिरो ने सोचा कि ये कंपनी शहर में सबसे लोकप्रिय मोटर कार सेवाओं में से एक है, इसलिए उन्हें मेरी जरूरत हो सकती है। फिर क्या था, 15 साल की उम्र में सोइचिरो ने स्कूल और घर छोड़ दिया और अपने सपनों की खोज में टोक्यो चला गया। जब सोइचिरो टोक्यो पहुंचा तो उसने सोचा कि जिस गांव से वो आया था उसकी तुलना में शहर का जीवन कितना तेज और अलग था। जब सोइचिरो दुकान के मालिक युजो साकाकिबारा के पास आया तो उसके लिए पहले से ही एक नौकरी तैयार थी। उसे मालिक के बच्चे की देखभाल करनी थी। अगले कुछ महीनों तक उसे केवल एक ही काम सौंपा गया कि वो अपनी पीठ पर एक बच्चे को लपेटकर घूमता रहे, जिससे सोइचिरो को बहुत निराशा हो रही थी। इन सब में बस एकमात्र चीज जिसने उसे रुकने के लिए मजबूर किया वो थी असफल होकर घर लौटने और अपने माता पिता का सामना करने की शर्मिंदगी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मालिक अपने ऑटोमोबाइल व्यवसाय के उच्च मांग को पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने मजबूरन सोइचिरो को उसकी मदद करने के लिए खींच लिया। सोइचिरो ने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया था और फिर सफलता की एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए एक विश्वसनीय मैकेनिक बन गया। कंपनी में उसकी प्रतिभा और समर्पण ने मालिक का ध्यान अपनी ओर खींच ही लिया, जिसके बाद उन्होंने छोटे सोइचिरो को अपने अंडर लेने का फैसला कर लिया और उसे न केवल मैकेनिकल रिपेयर बल्कि कंपनी का बिजनेस साइड भी दिखाया। साकाकिबारा की कंपनी में ऑटोमोबाइल और साइकिल दोनों की मरम्मत का काम शामिल था, लेकिन कारों का काम शामिल
नहीं था। उस समय ऑटोमोबाइल एक लग्जरी थी जिसे केवल उच्च वर्ग के लोग ही खरीद सकते थे, बल्कि उस समय के अधिकांश ऑटोमोबाइल विदेशी निर्मित थे। ऐसे समय में सोइचिरो अपने काम के माध्यम से जल्द ही लिंकन की मर्सिडीज समेत ऑटोमोबाइल की एक वाइड रेंज से परिचित हो गया। ऐसे समय में डेमलर से लेकर विभिन्न मोटरसाइकिल भी वर्कशॉप में लाई गई। सोइचिरो ने अपनी कला के बारे में अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का विस्तार करने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। उस समय के आसपास मोटर स्पोर्ट्स तेजी से यूरोप भर में लोकप्रियता हासिल कर रहे थे। 1923 में अमेरिका, जापान और यहाँ तक कि साकाकिबारा ने खुद सोइचिरो और अपने अन्य श्रमिकों की मदद से रेसिंग कारों का निर्माण शुरू कर दिया। साकाकिबारा की कंपनी का पहला मॉडल आर्ट डेमलर था, जिसे दूसरे सेकंड हैंड डेमलर इंजन का इस्तेमाल करके बनाया गया था, और उनका दूसरा मॉडल कर्टिस था, एक अमेरिकी कर्टिस बाईप्लेन के दूसरे सेकंड हैंड इंजन का इस्तेमाल करते हुए इसे बनाया गया था, जो 1924 में 5वीं जापानी मोटर कार चैंपियनशिप की दौड़ में शामिल हुई, जिसमें साकाकिबारा के भाई और सोइचिरो ने पहला स्थान हासिल किया। इस अनुभव के बाद सोइचिरो के लिए मोटर स्पोर्ट्स उसका धर्म बन गया था। जिसके बाद समय आया 1926 का, जब सोइचिरो को सैन्य सेवा के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन वो मेडिकल परीक्षा पास नहीं कर पाया क्योंकि उसे पता चला कि उसे रंग अंध यानी कलर ब्लाइंड है। इसी वजह से उन्हें सेना से निकाल दिया गया, जिसके बाद उन्होंने 1928 तक कला शोकाई में काम करना जारी रखा। सोइचिरो के मालिक साकाकिबारा अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते थे और उन्होंने हमामात्सु में कला शोकाई की एक शाखा खोलने का फैसला किया, जिसके लिए 21 के सोइचिरो को नई शाखा चलाने के लिए कहा गया। हालांकि सोइचिरो की मरम्मत की दुकान को पहले वर्ष के दौरान बड़े पैमाने पर संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि लोग अपनी कारों को इतने नए और इतने युवा व्यक्ति को नहीं सौंपना चाहते थे। इसलिए सोइचिरो को उन स्क्रैप से गुजारा करना पड़ा जिन्हें अन्य मरम्मत की दुकानों ने एक तरफ रख दिया था। फिर भी उस युवक ने इतने वर्षों में अर्जित सभी ज्ञान और कौशल का उपयोग किया और समय के साथ अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक बढ़ाने में कामयाब रहा। वो कहते हैं ना, मेहनत करके इंसान क्या हासिल नहीं कर सकता। बस फिर क्या, उसकी नई दुकान एक व्यक्ति के संचालन से 30 लोगों के कर्मचारी तक बढ़ गई थी। इन सब के बीच सोइचिरो ने शादी भी कर ली थी। शाखा में काम बढ़ गया था। अगले कुछ वर्षों के दौरान अविश्वसनीय गति और बहुत सारा काम करने के बाद सोइचिरो को कंपनी चलाने में मदद के लिए अपनी पत्नी को लाना पड़ा। भले ही सोइचिरो को एक शानदार मैकेनिक के रूप में जाना जाता था, लेकिन वो एक उम्दा रेसिंग ड्राइवर भी था। ये एक और कौशल था जो उसे अपनी दुकान के अंदर अपने साथियों से अलग दिखाने में मदद करता था। सोइचिरो ने हमामात्सु रेस कार बनाई थी, जिसमें वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाकर एक नया स्पीड रिकॉर्ड स्थापित करने में कामयाब रहा। उनका ये रिकॉर्ड जापान में 20 साल तक कायम रहा। हालांकि उस समय रेसिंग आज की तुलना में कहीं ज्यादा खतरनाक था। जून 1936 में टोक्यो की हमामात्सु रेसिंग के दौरान सोइचिरो दुर्घटना का शिकार हो गया। सोइचिरो का बायां हाथ टूट गया, कंधा और चेहरे पर भी चोटें आईं। कई महीने तक अस्पताल में अपनी चोटों को सहने के बाद 4 महीने में रेस ट्रैक पर वापस लौट आया। लेकिन रेसिंग की वापसी से उसका परिवार नाखुश था, जिसकी वजह से सोइचिरो की पत्नी और पिता से काफी बहस होने लगी। ऐसे में उसने 1936 तक फिर कभी दौड़ नहीं लगाई। सोइचिरो आगे बढ़ा और एक अपनी खुद की पिस्टन रिंग कंपनी खोलने का फैसला किया। उसने टोकाई सेकी भारी उद्योग की स्थापना की और अपने करीबी दोस्तों में से एक शिचिरो काटो को अपनी कंपनी का अध्यक्ष बनाया। अपने नए उद्यम में सोइचिरो और काटो ने अथक परिश्रम किया और साथ में कला पिस्टन रिंग अनुसंधान केंद्र शुरू किया। सोइचिरो साथ में अपनी हमामात्सु शाखा में काम कर रहा था, साथ ही वो उसकी शूरवीर पिस्टन भी विकसित कर रहे थे। लंबे समय तक वो कोई सफलता हासिल करने के लिए संघर्ष करते रहे और अगले कुछ सालों के दौरान सोइचिरो ने इतना काम किया कि उनका वजन बहुत कम हो गया, जिससे उनका चेहरा कमजोर दिखने लगा। उनका शरीर और दिमाग तनाव से गुजर रहा था। वो कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलताओं की एक लंबी श्रृंखला के बाद सोइचिरो ने हार नहीं मानी। धातु विज्ञान में अपने ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए हमामात्सु औद्योगिक संस्थान में
अंशकालिक छात्र के रूप में दाखिला लेने का फैसला किया। आर्ट शोकाई में अपनी नौकरी छोड़ दी और शाखा को अपने कुछ प्रशिक्षुओं को सौंप दिया। अपनी नई कंपनी में पूर्णकालिक काम करने के लिए आगे बढ़े। इन दिनों होंडा ने दिन ब दिन पिस्टन का उत्पादन करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब भी उनकी रचनाओं में कुछ गलतियां थी। वो टोयोटा के लिए आवश्यक गुणवत्ता के आसपास भी नहीं थी। 50 में से केवल 3 ही टोयोटा के मानकों में खरे उतरे। ऐसे में सोइचिरो के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सोइचिरो ने अगले कुछ साल जापान में घूमते हुए स्टील बनाने वाली कंपनियों और विश्वविद्यालयों का दौरा किया। अपने ज्ञान और अनुभव का विश्वास हासिल करने के बाद अपने ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए सोइचिरो ने इसे एक और प्रयास किया। एक दिन सोइचिरो को एक जनरेटर इंजन मिला जो जापानी शाही सेना का था, जिसका उपयोग युद्ध के दौरान एक वायरलेस रेडियो को बिजली देने के लिए किया गया था। सोइचिरो इंजन से मोहित हो गया और ये पता लगाने के बाद कि ये कैसे काम करता है, उसके मन में एक उज्जवल विचार आया। उसके अंदर की जिज्ञासा ने एक बार फिर अंदर से आवाज दी कि अगर उन्होंने इस इंजन को साइकिल से जोड़ दिया तो क्या होगा। क्या ये कोई नया आविष्कार नहीं था? बाइक पर मोटर लगाने की प्रथा यूरोप में आम थी और इनमें से कुछ जापान तक भी पहुंच गई थी, लेकिन सोइचिरो को पता था कि देश को सस्ते परिवहन की सख्त जरूरत है और इसलिए 1946 में सोइचिरो ने मोटरसाइकिल बनाने का तरीका ढूंढने के एकमात्र उद्देश्य के लिए होंडा तकनीक अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए अपने पुराने गोदाम का इस्तेमाल किया। उसने 12 कर्मचारियों के साथ वहां काम किया। अपने विचार के साथ और अन्य स्पेयर पार्ट्स के साथ मिले कुछ इंजनों का उपयोग करके सफलतापूर्वक एक मोटरसाइकिल बनाने में वे कामयाब रहा। ये नई साइकिल तुरंत हिट हो गई और देश के विभिन्न हिस्सों से ऑर्डर आने शुरू हो गए। सोइचिरो के लिए ये एक और सफलता थी। जल्द ही सोइचिरो के पास इस्तेमाल किए गए इंजन खत्म हो गए। फिर उसने 1947 में अपना खुद का डिजाइन बनाने का फैसला किया। सोइचिरो ने ताइपे इंजन तैयार किया और पहली बार होंडा का नाम एक मशीन पर अंकित किया गया। सोइचिरो ने मोटरसाइकिल बनाने की शुरुआती लक्ष्य के साथ 1948 में होंडा मोटर कंपनी की स्थापना की। एकमात्र समस्या ये थी कि सोइचिरो को अपने उत्पादन का विस्तार करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी, इसलिए उसने जापान के सभी 18,000 साइकिल दुकान मालिकों को एक खुला पत्र लिखा, जिसमें से उसे 3,000 स्टोर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। फिर क्या था, उसने अपनी पहली शिपमेंट शुरू करने के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान की। 1 साल बाद कंपनी ने अपनी पहली मोटरसाइकिल मॉडल डी का उत्पादन किया। भले ही मॉडल डी होंडा के लिए बहुत बड़ी और भारी उपलब्धि थी और इसी वजह से केवल कुछ ही लोगों ने वो मोटरसाइकिल खरीदी, सोइचिरो इससे संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए उसने मोटरसाइकिल को मार्केट से उतार दिया और 3 साल बाद एक छोटी और हल्की बाइक बनाने के लिए लंबे समय तक काम किया। परीक्षण और त्रुटि के कारण वो एक और मोटरसाइकिल बनाने में सफल रहा और इस मोटरसाइकिल को नाम दिया सुपर शावक। ये तुरंत इतना हिट हो गई कि इसने सम्राट का पुरस्कार जीता। होंडा भी निवेशक ताकियो फुजिसावा के साथ प्रयासों में शामिल हो गया, जिसने उसे आवश्यक पूंजी के साथ साथ वित्तीय सहायता भी प्रदान की और मार्केटिंग रणनीतियों के साथ ये साझेदारी वो आधार बन गई जिस पर होंडा मोटर कंपनी का निर्माण किया गया, जो 1958 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पहुंची, जिसकी कीमत केवल $295 थी, जो अन्य अमेरिकी मोटरसाइकिलों की कीमत का 1/4 था। कंपनी के विपणन और इंजीनियरिंग कौशल ने जल्द ही ट्राइब और हार्ले डेविसन दोनों को उनके संबंधित घरेलू बाजारों में पछाड़ दिया, लेकिन तब तक सोइचिरो ने रेसिंग की दुनिया में अपना मोटरसाइकिल ब्रांड का भी विस्तार कर लिया था। उस समय रेसिंग एक खेल से कहीं अधिक था, ये इनके लिए सबसे बड़ा मंच था। वे निर्माण कंपनियां अपनी कारों और मोटरसाइकिलों को दुनिया के बाकी हिस्सों में प्रदर्शित कर सके, इसलिए उन्होंने दौड़ देखने के लिए पूरी दुनिया की यात्रा की और अपने प्रतिद्वंदियों की सभी मोटरसाइकिलों का अध्ययन और परीक्षण किया। वास्तव में ट्रैक पर अपने पूरे करियर के दौरान जब भी उनमें से किसी एक द्वारा कोई बेंचमार्क निर्धारित किया गया था,
उनके प्रतिस्पर्धी होंडा इस जानकारी को घर ले जाएंगे और इसे पार करने का प्रयास करेंगे। ये वही रवैया था जिसे होंडा मोटरसाइकिलों को 1954 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में एक भयानक और निराशाजनक अंत से 1959 के आइल ऑफ मैन टीटी की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल दौड़ में निर्माता टीम के पुरस्कार तक पहुंचाया। दुनिया में 2 साल बाद होंडा ने आइल ऑफ मैन टीटी में फिर से जीत हासिल की और रेस ट्रैक पर उसकी सफलता ने 1960 के दशक तक होंडा का नाम मानचित्र पर रख दिया। होंडा ड्रीम की रिलीज के बाद होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बन गई। 1949 से 1968 तक कुल 10 मिलियन मोटरसाइकिलों का उत्पादन किया गया था। हालांकि सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बनाना सोइचिरो के लिए पर्याप्त नहीं था और फिर सोइचिरो ने घोषणा की कि वो ऑटोमोबाइल बाजार में जा रहा है, तो कई लोगों ने उसे चेतावनी दी कि ये कंपनी के लिए बहुत जोखिम भरा है और बेहतर होगा कि वो मोटरसाइकिल बनाए। इस समय जापान में निसान, टोयोटा और कुछ अन्य कंपनियां थीं जो कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रही थी। ऑटोमोबाइल बाजार की दुनिया और जापानी अधिकारियों ने सोइचिरो को यहाँ समझाने की कोशिश की कि देश को किसी अन्य कार निर्माता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सोइचिरो ने उनकी दलीलें नहीं सुनी और फिर सोइचिरो ने अपनी जिंदगी का एक और नया अध्याय शुरू किया। होंडा ने 1963 में T360 मिनी ट्रक के साथ अपना पहला ऑटोमोबाइल लॉन्च किया, जो छोटा लेकिन विश्वसनीय था। पिकअप ट्रक और मिनी ट्रक ने दुर्भाग्य से कभी ज्यादा लोकप्रियता हासिल नहीं की, लेकिन जल्द ही इसे कंपनी की पहली स्पोर्ट्स कार S500 के साथ पेश किया गया। ये S500 एक 2 दरवाजे वाला रोडस्टर था जिसमें 4 स्पीड ट्रांसमिशन था जो 80 मील प्रति घंटे तक पहुंचने में सक्षम था। ये एक छोटी कार थी, लेकिन इसे चलाना आसान था। दुख की बात है कि इस मॉडल की केवल 1300 कारों का ही निर्माण किया गया था, जिससे ये अब तक की सबसे दुर्लभ होंडा कारों में से एक बन गई। लेकिन जैसा कि सोइचिरो ने अपनी मोटरसाइकिलों के साथ किया था, होंडा अपनी कारों को रेसिंग की दुनिया में लाया। होंडा के 271 फॉर्मूला 1 की शुरुआत 1964 की बेल्जियन ग्रां प्री में की। होंडा को अपने नए उत्तराधिकारी RA272 के साथ 1965 के मैक्सिकन ग्रां प्री को प्रथम स्थान पर जीत हासिल करने में केवल 1 साल लगा। लेकिन रेस ट्रैक पर शुरुआती सफलता के बावजूद होंडा कार बाजार में अपने प्रतिस्पर्धियों को पछाड़ने के करीब भी नहीं थी। लेकिन उन्होंने रेसिंग से ब्रेक ले लिया और अपना ध्यान ऑटोमोबाइल बाजार में सबसे सफलता कारों में से एक बनाने की ओर लगाया। होंडा सिविक होंडा ने 1972 में अपना नया मॉडल पेश किया और बाद के वर्षों में ये बन गई दुनिया की सबसे लोकप्रिय कारों में से एक। विशेष रूप से यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में इसकी सफलता का एक कारण 1970 के दशक में तेल संकट था। इस अवधि के दौरान दुनिया भर में ईंधन की कमी फैल गई थी और इससे निपटने के लिए समाज ने एक ब्रांड तैयार किया, ईंधन प्रबंधन के लिए नई विधि जिसे कंपाउंडर वोट्रैक्स नियंत्रित दहन या संक्षेप में CVCC कहा जाता है। इससे लोगों को बहुत अधिक इंजन जलाए बिना अपनी कार से आगे की दूरी तय करने की अनुमति होती है। होंडा सिविक ने अपने वाहनों में एक उत्प्रेरक कन्वर्टर जोड़कर निकास गैसों के कारण होने वाले प्रदूषण की समस्या से भी निपटारा किया। ऐसा कुछ जिस पर उस समय अन्य बड़े वाहन निर्माताओं ने उतना विचार नहीं किया था। और फिर क्या, होंडा तेजी से ऑटोमोबाइल बाजार में लोकप्रिय हो रही थी। भले ही अमेरिकियों ने आवश्यकता के कारण सिविक खरीदा हो, ये होंडा एकार्ड ही था जिसने वास्तव में शुरुआत में खेल को बदल दिया। होंडा एकार्ड की शुरुआत एक कॉम्पैक्ट हैचबैक के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में इसका विस्तार सेडान तक हो गया। इस नए मॉडल में सिविक के समान ही ईंधन कुशल विशेषता थी, लेकिन बेहतर मध्यम आकार के साथ और इनके व्यापक आंतरिक स्थान और आराम के लिए होंडा एकार्ड बाद में इनमें से एक बन गया। 80 के दशक की शुरुआत में ऑटोमोटिव इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान होंडा मोटर कंपनी जापान में कारों की तीसरी सबसे बड़ी निर्माता थी
और दशक के अंत तक ये ग्रह पर तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनी थी। सोइचिरो 1973 होंडा कंपनी से सेवानिवृत्त हो गए। 5 अगस्त 1991 को उनकी मृत्यु हो गई। अपने काम पर पीछे मुड़कर देखने पर मुझे लगता है मैं गलतियों, भूलों और गंभीर चूकों के अलावा और कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे उपलब्धियों पर गर्व है। हालांकि मैंने एक के बाद एक गलतियां की। मेरी गलतियां और असफलताएं कभी नहीं थी। उन्हीं कारणों से होंडा ने अब कई उद्योगों में विस्तार किया, जिनमें जेट, नाव इंजन, बिजली उपकरण, रोबोट शामिल है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ब्लैक फिल्मी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।